वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे मनोविज्ञान के पेपर 1 के मॉडल पेपर के बारे में, जो कि बीए फिफ्थ सेमेस्टर के छात्र छात्राओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। अगर आप बीए फिफ्थ सेमेस्टर में हैं, यानी कि बीए के थर्ड ईयर और पंचम सेमेस्टर में है, पाँचवें सेमेस्टर में है, तो मनोविज्ञान में आपको 2 पेपर देने होंगे। ठीक है, पहला पेपर आपका है लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट, ये आपका पेपर नंबर 1 है। और पेपर नंबर 2 आपको पढ़ना पड़ता है पॉजिटिव साइकोलॉजी यानी सकारात्मक मनोविज्ञान। इन दोनों का मॉडल पेपर मतलब कि महासंग्राम वीडियो मैंने ऑलरेडी दिया हुआ है, तो ये मॉडल पेपर भी आप देख लीजिएगा। ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। तो पंचवें सेमेस्टर में या पंचम सेमेस्टर में जो आपकी परीक्षा में पेपर 1 में जो प्रश्न आने वाले हैं, उसी के बारे में हम चर्चा करेंगे। लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में, यानी इसको हिंदी में बोलेंगे जीवन अवधि और मानव विकास, ये आपके पेपर का नाम है। तो आइए समझने का प्रयास करते हैं कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो देखें, मनोविज्ञान बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर यानी साइकोलॉजी, जीवन अवधि और मानव विकास, लाइफ स्पैन एंड ह्यूमन डेवलपमेंट का ये मॉडल पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण होगा आपकी परीक्षा की दृष्टि से। नवीनतम मॉडल पेपर है 2024-25 की परीक्षाओं के लिए। ठीक है, 50 शब्दों में आपको प्रश्न का उत्तर लिखना होता है। अति लघुत्तरीय के खंड आ से अति लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। सभी प्रश्न के उत्तर करने होते हैं। 10 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 10 के 200 प्रश्न के उत्तर आपको लिखने होते हैं। एक प्रश्न के लिए 2 अंक आपको दिए जाते हैं, बात ध्यान रखिएगा। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, विकास किसे कहते हैं? सॉरी, बढ़िया प्रश्न है। विकास, डेवलपमेंट जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में। व्हाट इज मीनिंग ऑफ डेवलपमेंट? व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट? या बताएं। डिस्क्राइब द डेफिनेशंस ऑफ डेवलपमेंट। विकास किसे कहते हैं? मानव विकास क्या है? विकास और मानव विकास दोनों का तात्पर्य यहाँ पर एक ही से है, यानी कि चाहे विकास पूछे चाहे मानव विकास पूछे, वही बात है। ठीक है, तो विकास का अभिप्राय क्या होता है? जैसे बच्चा जब गर्भावस्था में आता है, यानी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति में निरंतर क्या होता रहता है? जो परिवर्तन होता है, हमेशा परिवर्तन होता है। और वही परिवर्तन जो होता है बच्चे में बाल्यावस्था से लेकर के किशोरावस्था तक तेजी से होता है। उसके आधार पर आप देखते हैं उसमें वो एक वयस्क की विशेषताएं आती हैं। विकास का अर्थ जानने के लिए आप तमाम परिभाषाओं को समझेंगे, लेकिन विकास का अगर मैं एक शब्द में बताऊं तो विकास जब से बच्चा जन्म नहीं लेता, यानी गर्भावस्था से लेकर के मृत्यु प्रयत्न तक चलने वाली जो परिवर्तन की दशा होती है, उसी को विकास कहते हैं, डेवलपमेंट कहते हैं। अब वो डेवलपमेंट सामाजिक दिशा में भी होता है, यानी सामाजिक विकास। वो डेवलपमेंट संज्ञानात्मक भी होता है, यानी कि इमोशनल डेवलपमेंट। वो डेवलपमेंट आपका नैतिकता में होता है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट होता है। वो डेवलपमेंट आपका एक प्रकार से भाषात्मक विकास होता है, लैंग्वेज डेवलपमेंट। इसी तरीके से नाना प्रकार के विकास जो होते हैं बच्चे में होते रहते हैं, चाहे शारीरिक विकास की बात करें या मानसिक विकास की बात करें, नैतिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, या संज्ञानात्मक विकास की बात करें, भाषा विकास की बात करें, या अन्य किसी टाइप के विकास की बात करें। तो विकास जो होता है, मनुष्य के जीवन की कई अवस्थाएं होती हैं। पहली अवस्था गर्भावस्था के बाद में आप देखते हैं, पहली अवस्था शैशवावस्था, फिर बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था, फिर आप देखते हैं वृद्धावस्था। तो यहाँ सब जगह पर विकास होता है। ठीक है, कहीं पर शारीरिक विकास ज़्यादा होता है, कहीं पर बुद्धि का विकास, कहीं पर मानसिक विकास ज़्यादा होता है, कहीं पर सामाजिक विकास ज़्यादा होता है। तो कहीं ना कहीं पे भी मानव की तमाम जो अवस्थाएं होती हैं, उन्हीं अवस्थाओं में, हर एक अवस्थाओं में विकास जो होता है वो अपने अपने हिसाब से होता रहता है। तो विकास वही होता है बेसिकली। कुरो एंड कुरो, हस्बैंड वाइफ है दोनों लोग, पति पत्नी है, बड़े अच्छे विद्वान रहे दोनों लोग। तो इन दोनों ने कहा कि विकास का अध्ययन गर्भकाल से आरंभ होकर के और परिपक्व अवस्था तक या परिपक्व जब तक व्यक्ति नहीं हो जाता तब तक जो होता है वही विकास होता है। आइजनेक कहते हैं कि बाल मनोविज्ञान का संबंध वह व्यवस्थित परिवर्तन है जो जन्म से लेकर के किशोरावस्था तक चलता है, और वही विकास होता है। मूसल और मूसल के साथियों ने कहा कि बाल विकास वह प्रक्रिया है जो कि बच्चे की चिंतन, समस्या समाधान, सृजनात्मक, नैतिक तर्क और व्यवहार एवं आवृत्तियों और मत के बारे में बताता है। कुल मिलाकर के विकास जो होता है मनुष्य का, वह परिवर्तन होता है, मनुष्य के जीवन में वह परिवर्तन जो कि जन्म से लेकर के मृत्यु तक चलता रहता है। तो मैंने बताया वो परिवर्तन विभिन्न दशाओं में होता है, विभिन्न सिचुएशन में होता है, विभिन्न अवस्थाओं में होता है। अब वो अवस्थाएं जो होती हैं मनुष्य के जीवन की, उस अवस्थाओं के बारे में मैंने बता दिया। अभी की अवस्थाओं के बारे में हम समझेंगे। विकास के बेसिकली 2 सिद्धांत हैं, 2 वर्गों में विकास के सिद्धांत को बांटा जाता है। पहला है अवस्था सिद्धांत यानी स्टेज थियरी,
और दूसरी होती है प्रक्रिया सिद्धांत, जिसको प्रोसेस थियरी आप बोलते हैं। जो अवस्था सिद्धांत है, इसमें जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत है, सिगमंड फ्रायड का मनोलैंगिक सिद्धांत है, इरिक्सन का मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत है, कोलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत है। प्रक्रिया सिद्धांत की बात की जाए तो प्रक्रिया सिद्धांत में बैंडूरा का सामाजिक अधिगम सिद्धांत है, गेसल का परिपक्वता सिद्धांत है। बालकों की शिक्षा नियोजन में तमाम प्रकार के सिद्धांत जो हैं इनकी मदद होती है। तो कहीं न कहीं पे ये विकास होता है। तो विकास के बारे में आपने बड़े ज़बरदस्त तरीके से समझ लिया, जान लिया। मानव व्यवहार का अध्ययन करने की कई विधियाँ होती हैं, बेसिकली 7 विधि होती है। एक होती है आत्मनिरीक्षण विधि, एक होती है अवलोकन विधि, एक होती है प्रायोगिक विधि, एक होती है नैदानिक विधि या जिसको केस स्टडी बोलते हैं, केस इतिहास बोलते हैं। एक सर्वेक्षण विधि होती है, एक अनुवांशिक विधि होती है और एक परीक्षण विधि होती है। तो ये विधियाँ होती हैं जो मानव के विकास के लिए उपयोगी होती हैं। तो कभी-कभी आपसे पूछा जा सकता है इन विधियों के बारे में, ठीक है? देखिए अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न पूछा गया है, स्तनपान से क्या लाभ होता है? स्तनपान यानी जो महिलाएँ बच्चों को दूध पिलाती हैं, उस दूध पिलाने से बच्चों को क्या लाभ मिलता है? क्यों पिलाना चाहिए दूध? तो जो माता का दूध होता है, सबसे पहली बात जानिए कि वो पूरक आहार होता है। माता के दूध में कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज लवण, यहाँ तक कि हर एक जो है पौष्टिक तत्वों की जो पूर्ति होती है वो बच्चों की हो जाती है माता के दूध में। चूँकि माता के दूध में जितनी एक बच्चे की रिक्वायरमेंट होती है उसको ऊर्जा की उतनी ऊर्जा मिल जाती है। जितनी रिक्वायरमेंट होती है उसको एक प्रकार से प्रोटीन की, वसा की, सारी की सब चीज़ उनको मिल जाती है माता के दूध में, ठीक है? तो स्तनपान का पहला लाभ ये है कि माँ के दूध से बच्चे को संक्रमण यानी इन्फेक्शन से रक्षा होती है, इन्फेक्शन नहीं होता। सामान्य तापक्रम पर मिल जाता है दूध। दूसरी बात, शिशु को दूध पिलाने से स्त्रियों को स्तन कैंसर की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है? जो स्तन कैंसर होता है बहुत सारे स्त्रियों में आजकल देखने को मिल रहा है, तो वो स्तन कैंसर बहुत कम मात्रा में होता है। अगर दूध पिलाएँगी माताएँ हमारी, तो उससे स्तन कैंसर की समस्या जो होती है वो कम हो जाती है। इसके अलावा शिशु को माँ के दूध से जो संतुष्टि प्राप्त होती है, वह बोतल के दूध से नहीं प्राप्त होती है। और आपको बता दूँ कि माँ के दूध में कि से अगर बच्चा पीता है तो सुरक्षा बहुत ज़्यादा हो जाती है उसकी। प्रोटेक्टिव होता है माता का दूध, मतलब कि वो जो में एक प्रकार से बैक्टीरियाज़ वगैरह होते हैं तमाम प्रकार के, उनसे निपटारा दिलवाता है माता का दूध। इसके अलावा आपको अगर मैं बताऊँ तो जो है जैसे कि जो माता का दूध होता है, वो एक प्रकार से दूध पर जो पला-बढ़ा बच्चा होता है, वो एक प्रकार से ज़्यादा फैटी नहीं होता, मोटा नहीं होता दूध, ठीक है? पतला दूध होता है और क्रियाशील होता है, तर्क शक्ति बढ़ाता है। बच्चे के अंदर मतलब कि क्रियात्मक विकास ज़्यादा तीव्र गति से होता है। इसके अलावा माता के दूध में सभी पौष्टिक तत्व विद्यमान होते हैं, जैसे प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट्स, खनिज लवण, जल, विटामिन ये सब उचित मात्रा में पाए जाते हैं, जो कि शारीरिक वृद्धि और रोगों से रक्षा शरीर की और शरीर को ऊर्जा सब कुछ प्रदान करते हैं। इसके अलावा माता के दूध को नवजात शिशु आसानी से पचा लेता है। संगठन की दृष्टि से हल्का भी होता है ये, कंपोजिशन बढ़िया तरीके से हो जाता है इस दूध का। इसके अलावा अ, बाहर के दूध से रोग के कीटाणु प्रविष्ट हो जाते हैं बच्चे के अंदर, और दूध जो है की अगर बात की है तो बासी और गर्म ठंडा होने से क्या होता है, स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। तो दूध अगर बासी हुआ या गर्म ठंडा ज़्यादा हो गया तो इससे भी बच्चे को नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। तो इसके लिए जो माता का दूध होता है वो ताज़ा होता है और ठीक-ठाक होता है, मतलब कि वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव होता है जो है बोतल के बजाय। इसके अलावा माता का दूध जो होता है शिशु के स्वास्थ्य, शारीरिक वृद्धि और जीवन शक्ति के लिए सबसे अच्छा माना जाता है। इसीलिए माता को चाहिए कि अपने बच्चे को खुद का दूध पिलाएँ, ताकि बच्चा जो है वो बहुत अच्छे तरीके से अच्छा माता के दूध पीने से क्या होता है, जब बच्चा अपनी माँ का दूध पीता है तो कहते हैं नहीं अपनी माता का दूध महतारी दूध पियो तो आई जो लड़ लियो हमसे, गाँव वगैरह में बहुत कहावत है। तो अच्छा किसी ने कहा कि बोतल का दूध पियो तो आकर के हमसे लड़ लो। देखिए माँ का दूध जो होता है वो शक्तिशाली होता है। तो यही चीज़ें जो होती हैं आपको एक प्रकार से आपको अपनी माँ के प्रति श्रद्धा, वात्सल्य और तमाम प्रकार के प्रेम की भावना जागृत करती हैं। आजकल के बच्चे अपनी जो है माताजी को आप देखें कि उनको पहचानने से भी मतलब पहचानते हैं, फिर उसके बाद में वृद्धावस्था में मतलब कि वृद्धाश्रम में जाकर के छोड़ आते हैं। ऐसे तमाम प्रकार की आपने कांड सुने होंगे। पहले कितने वृद्धाश्रम थे और आज कितने हैं आप सोच लो। क्योंकि पहले के बच्चे जो होते थे वो माता का दूध पीते थे, तो उनके रगों में माता का खून दौड़ता था। माता के प्रति श्रद्धा, वात्सल्य और प्रेम की भावना जागृत होती थी बच्चों में। माता तो बच्चों को प्रेम करती है, लेकिन बच्चे माता को प्रेम नहीं करते हैं आजकल के। तो ये क्यों हुआ है? क्योंकि माताएँ जो है बोतल का दूध पिलाती हैं बच्चों को। इसीलिए जो है उनकी दिमाग भी जो दिमाग की हालत है वो बोतल जैसी होती जा रही है, बच्चों की।
तो फिर वो एक प्रकार से आपको क्यों पहचानेंगे? तो यही कारण है इसका। आगे देखेंगे, तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, शैशवावस्था। शैशवावस्था के बारे में अगर आप जो कुछ भी जानते हैं बताएँ फटाफट से। शैशवावस्था किसे कहते हैं भई? शैशवावस्था के बारे में अगर आप ना जानते हो तो मैं आपको बताऊँ? बिल्कुल, शैशवावस्था की बात की जाए तो एक मनोविश्लेषणवाद के प्रतिष्ठापक हैं, उनका नाम है सिगमंड फ्रायड। सिगमंड फ्रायड वो बड़े ज़बरदस्त विद्वान हैं, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत उन्होंने दिया है और आपको बता दूँ, बहुत ही प्रभावी इनका सिद्धांत रहा है मनोविश्लेषणवाद का और बच्चों को लेकर के तो काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं कि मनुष्य को जो कुछ बनना होता है प्रारंभ के 4 या 5 वर्षों में ही बच्चा बन जाता है। 4 या 5 वर्षों में ही आप देखते हैं प्रारंभ के बच्चे का डिनोट हो जाता है कि बच्चा क्या बनना चाहता है। ये सिगमंड फ्रायड का कथन है। फ्रायड का उपयुक्त कथन बालक की शैशवावस्था का महत्व बताने में सक्षम है। शैशवावस्था के महत्व को बताते हुए कुछ विचार और भी विद्वानों ने दिए हैं, जैसे कि एडलर कहते हैं कि बालक के जन्म के कुछ माह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि जीवन में उसका क्या स्थान है। एक विद्वान है स्ट्रांग, वो कहते हैं कि जीवन के प्रथम 2 वर्षों में बालक अपने भावी जीवन का शिलान्यास करता है। यद्यपि किसी भी आयु में उसमें परिवर्तन हो सकता है, पर प्रवृत्तियां तथा प्रतिमान सदैव बने रहते हैं। तो शैशवावस्था में ही चीज़ें होती हैं। शैशवावस्था की अगर बात करें तो शैशवावस्था जो है, ये बेसिकली आपकी ये बहुत ही महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है बच्चों की, क्योंकि इस इनसे बालक की इस अवस्था का उसके जीवन में बड़ा महत्व होता है। चूँकि आप देखेंगे शारीरिक तथा मानसिक विकास में तीव्रता शैशवावस्था में ही होती है। चाहे शरीर की विकास की बात करें, चाहे मानसिक विकास की बात करें, सब कुछ तीव्र से इसी में विकास होता है। सीखने की प्रक्रिया में तीव्रता होती है। कल्पनाशीलता भी इसी में आप देखते हैं बच्चे कल्पना करते हैं, इमेजिन करना इसी में सीखते हैं। और इसके अलावा नैतिक भावना का अभाव होता है शैशवावस्था में, ठीक है? इसके अलावा काम प्रवृत्ति जो है, यहाँ पर आप देखेंगे शिशुओं में काम प्रवृत्ति काफ़ी प्रबल होती है शैशवावस्था के दौरान, ठीक है? परंतु वह वयस्कों की भांति उसका प्रकाशन नहीं कर पाते हैं। सिगमंड फ्रायड और अन्य मनोविश्लेषणवादी जो विद्वान हैं, उन्होंने कहा कि शिशु की प्रेम भावना उसकी काम प्रवृत्ति के कारण ही होती है। माँ का स्तनपान, अंगूठा चूसना, ये सब क्रियाएँ जो बच्चा करता है, ये काम प्रवृत्ति के कारण करता है। चूँकि उसके अंदर जो एक प्रकार से जो सेक्स करने की जब इच्छा होती है, या छोटे बच्चों में भी आप देखते हैं, जो सिगमंड फ्रायड है वो कहते हैं कि उनमें भी ये इच्छाएँ होती हैं। लेकिन जब ये इच्छाएँ होती हैं तो वो क्या करते हैं, वो नाना प्रकार की क्रियाएँ दूसरे तरीके से करते हैं। जैसे वयस्क लोग दूसरे तरीके से अपनी क्रियाएँ करते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे होते हैं अंगूठा चूसते हैं, माता का स्तनपान करते हैं, तो इसके कारण से उनको संतुष्टि मिलती है, ठीक है? तो ये चीज़ें उन्होंने बताई। दूसरों पर निर्भर रहते हैं शैशवावस्था के बालक जो होते हैं, ठीक है? चूँकि आप देखेंगे अपने कार्य वो स्वयं नहीं कर पाते शैशवावस्था के बच्चे। कपड़े पहनना हुआ, भोजन करना हुआ, तो ये दूसरों के माता-पिता पर निर्भर रहते हैं, भाई-बहनों से के जो है मिल में खा लेते हैं वो, तो ये चीज़ें हैं। इसके अलावा अकेले व साथ-साथ खेलने की प्रवृत्ति भी इसी में बढ़ती है धीरे-धीरे। जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ती है, हर एक चीज़ के बारे में प्रश्न करेंगे कि पापा ई का हुए, ऊ का हुए, दुनिया भर के प्रश्न पूछिए यही माँ। तो शैशवावस्था जो होती है जिज्ञासा की प्रवृत्ति की अवस्था होती है। शिशु अत्यंत जिज्ञासु प्रवृत्ति के होते हैं। अपने आस-पास की वस्तुओं और घटनाओं के बारे में वो पूछते हैं अपने माता-पिता से कि क्या है, क्यों है, कैसे है? तमाम प्रकार के प्रश्न पूछते हैं और माता-पिता, भाई-बहन जो उनके होते हैं बच्चों के, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं इस अवस्था में, ठीक है? शैशवावस्था में, और बड़ी आनंद भी आता है इस अवस्था में बच्चों को खिलाने में। आगे देखेंगे, चौथा प्रश्न है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था जो है शैशवावस्था के बाद आती है, ठीक है? शैशवावस्था के बाद कौन-सी अवस्था आती है भैया? बाल्यावस्था आती है, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो बाल्यावस्था की अगर बात की जाए, तो बाल्यावस्था की अगर बात करें तो बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल रहा है, ठीक है? और इस अवस्था में बालक में व्यक्तिगत, सामाजिक और शिक्षा संबंधी बहुत सी आदतों, इच्छाओं, रुचियों और व्यवहारों का निर्माण होता है बाल्यावस्था के दौरान। बालक जो होता है, वो इस काल में जो भी आदतें इसकी पड़ जाती है, वो अस्थायी रूप से धारण कर लेती है और वो बहुत लंबे समय तक उसकी आदतें बनी रहती हैं बाल्यावस्था में। बाल्यावस्था को अंग्रेजी में चाइल्डहुड कहा जाता है, ठीक है? मनोवैज्ञानिक लोग जो है 6 से लेकर के 12 साल की जो अवस्था है इसको बाल्यावस्था कहते हैं, और 0 से लेकर के या 2 साल से लेकर के 6 साल की जो अवस्था है ये होती है शैशवावस्था की अवस्था, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से, या बहुत सारे लोग 0 से बोल देते हैं 6 साल तक की अवस्था ये शैशवावस्था की अवस्था है, ठीक है? बाल्यावस्था जो है वो 6 साल से लेकर के 12 साल की अवस्था होती है आपकी बाल्यावस्था। बाल्यावस्था की अगर बात करें तो इसको एलिमेंटरी स्कूल एज भी कहते हैं। प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसी को कहा जाता है, चूँकि बच्चा
जो है एडमिशन लेता है। इसी को समूहों की आयु भी कहते हैं या समूह की आयु, ग्रुप एज या गैंग एज जिसको बोलते हैं बाल्यावस्था को। ठीक है? बाल्यावस्था अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था मानी जाती है और इस अवस्था में बालक का शारीरिक विकास बहुत तेज होता है। बच्चे का हाथ पैर बहुत तेज गति से बढ़ता है, बच्चे मोटे होते हैं, हेल्दी होते हैं। ठीक है? इस अवस्था में ज्ञान का संचय और भी चीज़ें जो होती हैं समृद्धि ज्ञान में भी होती है। संवेग भी बच्चे जानने लगते हैं। रोना-धोना जो है, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, छल कपट और प्रेम, तमाम प्रकार की जो विशेषताएँ हैं, चिंतन, स्मरण, ये सब शक्तियाँ भी इसी में विकसित होने लगती हैं। ठीक है? बाल्यावस्था में शारीरिक विकास जो होता है अपने चरम पर होता है। आपको बता दूँ कि हरलाक महोदय कहते हैं कि 9 से 10 वर्ष तक आप देखेंगे बालिकाओं के भार में अधिक वृद्धि प्रायः 14 पाउंड प्रति वर्ष होती है और इसी प्रकार बालकों के भार में अधिक वृद्धि 14 से 15 वर्ष की आयु में होती है। यानी कि लड़कियां जो होती हैं उनका शारीरिक विकास तीव्र गति से होता है और जो बालक होते हैं, लड़के होते हैं, उनका विकास धीरे-धीरे होता है लड़कियों की अपेक्षा। तो ये होती है बाल्यावस्था। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। अगला प्रश्न है आपका 5वां, किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएं बताएं। अब किशोरावस्था कब से कब तक होती है? 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था ये किशोरावस्था की होती है। बाल्यावस्था कब से कब तक थी? 6 साल से लेकर के 12 साल तक। ठीक है? और आप मान लीजिए जो शैशवावस्था होती है कब से कब तक? वो 0 से लेकर के 6 साल तक। ठीक है? तो ऐसे मान लीजिए 6-6 साल की अवस्था। वैसे इसमें भी शैशवावस्था में पूर्व शैशवावस्था, मध्य शैशवावस्था, ऐसे कई विद्वानों ने बाँटा है। पूर्व बाल्यावस्था, मध्य बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, ऐसे बाँटा है 2-2, 3-3 साल का, 2-2 साल का। लेकिन यहाँ पर अगर एक बेसिकली समझें जो एकदम से मुख्य रूप से, तो ऐसे समझें। तो किशोरावस्था 12 साल से लेकर के 18 साल की अवस्था किशोरावस्था कहलाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। किशोरावस्था की मुख्य विशेषताएँ क्या है? किशोरावस्था की अगर बात करें तो किशोरावस्था भी बहुत ज़्यादा एक प्रकार से व्याघातों का युग रहता है किशोरावस्था। किशोरावस्था की प्रमुख विशेषता है चूँकि बहुमुखी परिवर्तन होता है हर एक चीज़ में, चाहे शारीरिक विकास की बात करें, सामाजिक विकास की बात करें, नैतिक विकास की बात करें या इसी समय आप देखते हैं नौकरी की टेंशन भी बच्चों को बनी रहती है, पढ़ाई-लिखाई की बड़ी टेंशन रहती है। तो सभी चीज़ों का विकास आप देखते हैं किशोरावस्था में खूब होता है। सर्वश्री बिंग्स और हंट ने लिखा कि किशोरावस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है, वो है परिवर्तन, चेंज। यानी इसमें बहुत चेंजमेंट होता है। परिवर्तन शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक तीनों खूब ज़बरदस्त तरीके से होते हैं किशोरावस्था में। ठीक है? किशोरावस्था में जैसे सबसे पहली बात तो क्रांतिकारी शारीरिक परिवर्तन होता है इसमें। किशोरावस्था में किशोर में अनेक महत्वपूर्ण और क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं। इसमें आप देखते हैं यौन आरंभ के लक्षण प्रकट होने लगते हैं। बालक में जो है मैनहुड यानी पुरुष तत्व और बालिकाओं में स्त्री तत्व यानी कि वुमेनहुड को प्राप्त कर लेते हैं बच्चे दोनों, मतलब कि लिंग निर्धारण होने लगता है। बालक और बालिकाओं में अंतर देख पा रहे होंगे आप, ठीक है, इस अवस्था में। दूसरी बात इसमें ये होती है कि तीव्र मानसिक विकास होता है। आप देखेंगे स्मृति, कल्पना, जो है डे ड्रीम यानी दिवा स्वप्न, तमाम प्रकार के, और इसके अलावा आप देखते हैं तर्क, निर्णय में वृद्धि, चिंतन और विरोधी मानसिक दशाएँ आप देखिएगा, वो तीव्र मानसिक विकास इसी दौरान होते हैं। तीसरी बात अस्थायित्व और समायोजन का अभाव रहता है। जिस प्रकार शिशु की मनःस्थिति स्थिर नहीं होती है, उसी प्रकार से किशोरावस्था में भी अस्थायित्व और समायोजन की कमी होती है। चूँकि आप देखेंगे उसमें आप देखेंगे मनुष्य का व्यवहार, मनुष्य के शारीरिक हाव-भाव सब कुछ बदल रहे होते हैं। ठीक है? उसके व्यवहार, हाव-भाव, शारीरिक परिवर्तन खूब ज़बरदस्त तरीके से होते हैं। वह कभी कुछ विचार करता है, थोड़ी देर बाद कुछ विचार करता है, तो वो वातावरण के साथ समायोजन कर रहा होता है उस समय किशोरावस्था के दौरान, इसलिए बड़ी दिक्कतें होती हैं इस समय। इसके अलावा कल्पना का बाहुल्य होता है, खूब कल्पना करता है। किशोरावस्था में कल्पना की प्रधानता होती है। प्रायः किशोर किसी स्थान पर बैठ कर के नाना प्रकार के दिवा स्वप्न देखा करते हैं। काल्पनिक यानी डे ड्रीम देखते हैं जो किशोरावस्था के बालक होते हैं। काल्पनिक जगत में विचरण करने के कारण से किशोर की प्रवृत्ति अंतर्मुखी रहती है। साहित्य, कला, संगीत के प्रति उनकी रुचि हो जाती है। बी.एन. झा बड़े अच्छे विद्वान हैं, वो कहते हैं किशोर व्यक्ति में जो है सतरंगी कल्पना क्रिया पर्याप्त समृद्ध होती है। तो इस तरीके से उसमें कई प्रकार के विचार आते रहते हैं। इसके अलावा भावात्मक अथवा संवेगात्मक जीवन भी आप देखते हैं किशोरावस्था के दौरान होता है। रास महोदय कहते हैं किशोर अत्यंत संवेगात्मक जीवन व्यतीत करता है, जहाँ उसके अत्यधिक उत्साह एवं गंभीर निराशा के निरंतर विकल्प में हम व्यवहार के धनात्मक और निषेधात्मक रूपों के लिए एक बार पुनः देख सकते हैं। कुल मिलाकर के किशोरावस्था जो होती है उसमें बुद्धि का भी अधिक विकास होता है। स्पीयरमैन कहते हैं कि 14 से 16 साल के जो बालक होते हैं उनका बुद्धि बुद्धि का विकास जो होता है उसी दौरान पूर्ण होता है।
बीएन झा कहते हैं कि जहाँ तक बुद्धि का विकास का प्रश्न है, वह किशोरावस्था में चरम सीमा पर पहुँच जाता है। तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास खूब होता है। अच्छा, इसमें किशोरावस्था में काम प्रवृत्ति जो होती है उसका भी विकास होता है खूब। काम प्रवृत्ति क्रियाशील होती है किशोरावस्था में आकर के। इस स्लॉटर महोदय कहते हैं, स्लॉटर, कि काम समस्त जीवन का नहीं तो किशोरावस्था का अवश्य मूल तथ्य है। एक विशाल नदी के गति प्रवाह के समान यह जीवन की भूमि के बड़े भागों को सींचता है और उपजाऊ बनाता है। यानी कि यहाँ पर जो यौनिक विकास होता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट जो होता है बच्चों में, वो बहुत ज़्यादा होता है। डॉक्टर जोन्स कहते हैं कि किशोरावस्था में शैशवावस्था यानी इन्फेंसी बोलते हैं शैशवावस्था को। तो इन्फेंसी के यौनिक इतिहास यानी कि सेक्सुअल हिस्ट्री का पुनरावर्तन होता है, रिपीटेशन होता है। जो शैशवावस्था में बच्चों में मैंने बताया था, अंगूठे का चूसना ये सब करना, सेक्सुअल उनकी हिस्ट्री होती है, जो जो शैशवावस्था में बच्चे कराते हैं, उसी का रिपीटेशन होता है। शैशवावस्था का जो दमित यौन आवेग होता है, जो रिप्रेस्ड सेक्स इम्पल्स होता है, उसको बाल्यावस्था चाइल्डहुड में सुप्ता अवस्था में रहता है और ये दोबारा जागृत होता है कब? आकर के किशोरावस्था में। किशोरावस्था में क्या होता है, यानी जो बच्चा खास करके किशोरावस्था में क्या होता है, आप देखते हैं कि किशोरावस्था में बहुत सारी प्रवृत्तियां आपको देखने को मिलती हैं। आत्म प्रेम हो जाता है, कभी कभी क्या होता है कि बालक अपने आप से ही प्रेरित होता है, खुद पर ही मोहित हो जाता है। कभी कभी क्या होता है ऐसे में जो है जो विषमलिंगी या समलिंगी जो है मतलब कि लोगों के प्रति अट्रैक्ट होता है। कभी-कभी आप देखते हैं कि समलिंगी काम भावना भी जागृत होती है बच्चों के अंदर। बालक बालकों से ही प्रेम करने लगते हैं, बालक बालि मतलब कि बालिकाएँ बालिकाओं से प्रेम करने लगती हैं। तो ये भी एक प्रकार से जो है किशोरावस्था के दौरान ही देखने को मिलता है, यहीं शुरू होता है। ठीक है? मित्रता, घनिष्ठता और एक साथ घूमने-फिरने, मिलने-जुलने, घंटों-घंटों बातचीत करने में आप देखते हैं कभी-कभी किशोरावस्था में ही बालकों बालकों में बहुत मित्रता होती है। बालक की मतलब कि लड़की-लड़कियों में, ठीक है, बहुत ज़्यादा मित्रता होती है। विषमलिंगी कामुकता भी इसी समय जागृत होती है। आप देखें किशोरावस्था के अंत में आप देखेंगे कि काम प्रवृत्ति से प्रेरित होकर किशोर और किशोरी एक-दूसरे के प्रति आकर्षित होती है, प्रेम संबंध बनता है, मिलने की तीव्र इच्छा होती है इसी समय, परस्पर मिलने-जुलते बातचीत करने, घूमने-फिरने इनका सबका प्रयास लगातार बच्चे करते हैं। उनके घरवाले रोकते हैं, उससे फिर झगड़ा घरवालों से भी करते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये किशोरावस्था जो होती है, ये बड़ी ही ज़्यादा परिवर्तन की अवस्था होती है। बहुत ही ज़्यादा इसमें एक प्रकार से बालक जो होता है और बालिका जो होती है इसमें समायोजन करती हैं। शारीरिक विकास भी अपने चरम पर होता है इस समय, ठीक है? आप देखते हैं 12 साल तक आते-आते आप देखते हैं लड़कियों में एक प्रकार से लड़कियों में शारीरिक विकास अलग तरीके से होता है, लड़कों का अलग तरीके से होता है। दोनों का विकास अपने चरम पर होता है। इसी समय आप देखते हैं तमाम प्रकार के विचार दिमाग में आते रहते हैं, तो ये किशोरावस्था होती है। आगे देखेंगे तो ये सब विशेषताएँ हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास के अध्ययन से क्या लाभ है, समझाइए। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। मानव विकास के अध्ययन के कई लाभ हैं। चूँकि वर्तमान में बाल विकास का अध्ययन माता-पिता, मनोवैज्ञानिक, शिक्षा को तथा सामाजिक कार्यकर्ताओं सभी के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ है। मनोविज्ञान की अगर बात करें या मानव विकास की बात करें, तो ये मानव विकास के ही लिए नहीं बल्कि शिक्षा मनोविज्ञान की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय है। और आपको बता दूँ कि बाल विकास का अध्ययन कई रूपों या कई दृष्टियों से लाभप्रद है। पहला चीज़ ये है कि बालक की विकासात्मक क्रियाओं का ज्ञान हम प्राप्त कर पाते हैं कि बालकों में कैसे-कैसे विकास होता है। दूसरी बात, बालकों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं की जानकारी मिलती है कि कौन से बालक में कैसा विकास और बालक की रुचि, अभिरुचि क्या है। और हर एक बालक की जो है एक प्रकार से बीच में भिन्नता यानी अलगाव करने की भी जानकारी मिलती है, कौन सा बालक की कैटेगरी क्या है, कौन से बालक की विशेषता क्या है, ये सब जान पाते हैं। इसके अलावा मानव विकास के द्वारा ही यह देखते हैं बाल विकास की विभिन्न अवस्थाओं का ज्ञान होता है, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, इन सभी का ज्ञान होता है। इसके अलावा बालकों के प्रशिक्षण और शिक्षा में उपयोगी होना, ये भी एक प्रकार से इसका लाभ होता है। इसके अलावा बालकों के व्यक्तित्व के निर्माण में सहायता मिलना, इसके अलावा बालकों के व्यवहार को नियंत्रित करने में सहायता प्राप्त होना, इसके अलावा बालकों के स्वभाव को समझने में सहायता मिलना, इसके अलावा बालकों के पोषण की विधियों का ज्ञान होना, बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान होना, ये तमाम प्रकार के लाभ होते हैं कि मानव विकास से, ठीक है। मानव विकास के द्वारा बालक के विकास के संबंध में पूर्वानुमान लगाया जा सकता है और इसके अलावा परिवार तथा समाज की समृद्धि में सहायता प्राप्त होती है मानव विकास के अध्ययन से। तो इस तरीके से मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो ये कई जो है लाभ इसके मैंने आपको बता दिए, निश्चित तौर पर आपके समझ में आया हुआ होगा। आगे देखेंगे 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, भाषा विकास से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप बताएँगे, भाषा विकास किसे कहते हैं?
भाषा विकास की अगर बात करें हम, तो भाषा विकास जो होता है वो जब शुरुआत होती जन्म से लेकर के 8 महीने तक बच्चा एक भी शब्द नहीं जानता, कुछ नहीं बोल पाता वो। लेकिन जब बच्चा 10 महीने का हो जाता है तो एक आध शब्द बोल लेता है। 12 महीने पर जब बच्चा होता है तो 3-4 शब्द वो जान जाता है बोलने के लिए। 15 महीने का बच्चा 19 से 20 शब्द बोल पाता है। 21 महीने का बालक जो होता है 22 शब्द उसकी लिमिटेशन होती है। 23 माह का बालक 118 शब्द बोलने के लिए इच्छुक हो जाता है। 2 वर्षों में बालक जो है 272 शब्दों से अधिक जो है जानकारी ग्रहण कर सकता है। तो इस तरीके से हरलाख महोदय ने भाषा में संप्रेषण के वे भी साधन आते हैं बताए उन्होंने कि जिसमें विचारों तथा भावों को प्रतीकात्मक बना दिया जाता है, जिससे कि अपने विचारों और भावों को दूसरे से अर्थपूर्ण ढंग से कहा जा सके। तो भाषा संप्रेषण का लोकप्रिय साधन रहा है। भाषा के माध्यम से जो शिशु होते हैं अनेक विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को दूसरों को व्यक्त करते हैं, अपनी विचार भावनाओं को बताते हैं कि भई हमको ये चाहिए। आप देखते हैं बच्चे जो होते हैं जब शब्द नहीं बोलना जानते हैं तो फिर वो जैसे पानी को बच्चे मम मम कहते हैं तो माताजी समझ जाती हैं कि भई बच्चा पानी पीने के लिए है, ठीक है? ऐसे तमाम प्रकार के इशारे बच्चे करते हैं। तो भाषा विकास जो होता है शुरू से होता है। सबसे पहली बात विशेष शब्द भंडार की अगर बात की जाए तो भाषा विकास की अगर बात की है तो 6 महीने का आयु जो होता है वो सुर के साथ शब्दीकरण भी करता है। अपना नाम पुकारने पर तत्काल प्रत्युत्तर देता है। जैसे हमारे भैया का लड़का है, उसका नाम शुभ है। तो मैं जब उसको बुलाता था पहले जब छोटा था वो 6 महीने का, तो जब शुभ बुलाओ तो तुरंत जो है इसे देखेगा। तो इसका मतलब क्या है कि यही बच्चा जब लगभग 6 महीने का होता है तो उसको मनुष्य की आवाज़ सुन कर के बिना उसकी ओर देखे अपने सिर तथा आँखों को घुमा कर के मित्रता और क्रोधपूर्ण स्वर में प्रतिक्रिया व्यक्त करता है वो बच्चा। तो ये होता है। इसके अलावा जब बच्चा 12 महीने का होता है तो आप देखेंगे अर्थ के साथ 1 या 2 शब्द का प्रयोग बच्चा कर लेता है, ठीक है? और साधारण निर्देशों को समझता है, विशेष करके यदि शाब्दिक या शारीरिक संकेत दिए जाएँ तो बच्चा 1 साल का जब हो जाता है जो जानने लगता है। सामाजिक मूल्य भाषण की जागरूकता होती है और इसके अलावा रूप विभक्ति का आभास होता है उसको कि भई जब 1 साल का बच्चा हो जाता है तो ये पहचानने लगता है कि भई ये फलाने हैं, मतलब ये नहीं जानता कि इनका क्या नाम है। लेकिन वो जानता है कि भई ये दोनों अलग-अलग व्यक्ति हैं, ठीक है? ऐसे जब 18 महीने का बच्चा हो जाता है 5 से 20 शब्दों का शब्द भंडार उसके पास हो जाता है, ऐसे-ऐसे विकास होता है बच्चों का, ठीक है? एक और जब 2 साल का बच्चा हो जाता है तो 1 वर्ष की आयु में बालक प्रायः 1 शब्द के वाक्य कहना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे दूध, किताब, पार्क 2 शब्द वाले वाक्यों का अनुसरण करते हैं। जैसे पार्क, जाओ, टेडी, बियर, ठीक है? तमाम प्रकार के पापा, ऑफिस ऐसे बोलता है पापा, चाचा, काका, नाना, मामा तमाम प्रकार के शब्दों को बोलने लगता है बच्चा, ठीक है? मुझे किताब चाहिए, दूध गर्म है, कुकीज़ अच्छी है, ऐसे तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग भी बच्चे धीरे-धीरे करने लगते हैं तीसरे वर्ष के अंत तक, ठीक है? तो ये तमाम प्रकार के विकास ऐसे भाषा का विकास होता है। 8वाँ प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की 4 विशेषताएँ बताएँ। बताइएगा। बढ़िया प्रश्न है। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की विशेषताएँ बताएँ। वो भी 4 विशेषताएँ पूछी गई हैं। तो पहली विशेषता कौन-सी है? अधिकार प्राप्त करना। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की पहली विशेषता अधिकार प्राप्त करना, मतलब प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में प्रौढ़ अधिकारों को प्राप्त करने का प्रयास करते हैं। क्योंकि जब वो बड़े हो जाते हैं व्यक्ति तो वे एक आत्मनिर्भर व्यक्ति बनने का प्रयास करते हैं क्योंकि वे ऐसा अनुभव करते हैं कि यह जीवन उनका अपना है। जैसे आज जो बच्चे होते हैं खास करके जब वो प्रौढ़ावस्था में पहुँच जाते हैं, मतलब कि जैसे किशोरावस्था के बाद में 18 साल के बाद में, तो बच्चे अपने माता-पिता की बातों को कम सुनते हैं और वो अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करते हैं। वो ऐसा अनुभव करते हैं कि हमारा जीवन खुद का है, इसमें पिताजी का कोई अधिकार नहीं है। भाई का बड़े कोई अधिकार नहीं, तमाम प्रकार के विचार आते हैं, ठीक है? इसलिए उस जीवन से जुड़ी समस्याओं का सामना भी उन्हें ही स्वयं करना पड़ता है। वो अपने निर्णय स्वयं लेते हैं, अपने घरवालों से बहुत कम राय-मशवरा लेते हैं। ऐसे तमाम प्रकार के जो है किस्से आपको मिल जाएँगे। दूसरी बात प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में क्या होता है? पहचान स्थापित करना। क्योंकि अभी तक बच्चे अपने पापा के नाम से, माता के नाम से, भाई के नाम से जाने जाते हैं। अब बच्चे क्या होते हैं? पहचान बनाने की कोशिश करते हैं। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में युवा अपनी पहचान स्थापित करने का प्रयास करता है। उनका यही प्रयास होता है कि लोग उनके कामों से उन्हें पहचानें और उन्हें सम्मान दें। ये जो है 18 साल के बाद में बच्चे के अंदर आने लगता है कि भई हमारा भी अपना सम्मान हो। इसके अलावा पसंद-नापसंद, वरीयता, किसको आगे रखना है, किसको पीछे रखना है, किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी, किसको नहीं देनी है, और ये सब अपने विचार मतलब उनके जो खुद के सिद्धांत होते हैं, वो सब बच्चे बनाने लगते हैं प्रौढ़ावस्था में। तीसरी विशेषता, ठीक है? क्योंकि युवा प्रौढ़ इस अवस्था में अपनी पसंद-नापसंद, अपनी वरीयता
दर्शन, अपने सिद्धांत वो सब स्थापित करने लगते हैं। चौथा सिद्धांत या चौथी विशेषता ये है प्रौढ़ावस्था की, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की, कि भावात्मक स्थिरता का विकास करते हैं बच्चे। चूँकि युवा जो होता है, जो 18 साल के ऊपर का बच्चा होता है, प्रौढ़ भावात्मक स्थिरता विकसित करना चाहता है। वे भावात्मक रूप से अत्यधिक स्थिर बनना चाहते हैं और यह उनकी परिपक्वता का संकेत होता है। वो ज़्यादा मतलब कि उनके सिद्धांत स्थिर होने लगते हैं। अस्थायी जो परिपक्व होता है, मतलब कि जो परिपक्वता का मतलब सीधा-सीधा होता है कि भई अब वो विचार एक मान लेंगे कि भई हमको इसी राह पर आगे चलना है, तो वो अपनी राह पर आगे चलेंगे। जो बात बोल देंगे उस पे अडिग रहेंगे, ऐसे चीज़ें होती हैं। ठीक है? तो ये होती प्रारंभिक जो है प्रौढ़ावस्था की ये 4 विशेषताएँ जिसके बारे में मैंने आपको बताया। आगे देखिएगा, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था की अगर बात की जाए तो हरलाक महोदय ने प्रौढ़ावस्था को 3 भागों में बाँटा है। पहली है प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था, दूसरी है मध्य प्रौढ़ावस्था और तीसरी है उत्तर प्रौढ़ावस्था। तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था को ही युवावस्था के नाम से जानते हैं और यह अवस्था किशोरावस्था के तत्काल बाद प्रारंभ होती है, ठीक है? यानी कि 12 साल के बाद। और आप देखते हैं कई युवाओं के जो है बाल भी झड़ने लगते हैं, आँखों से भी संबंधित रोग हो जाते हैं इसी समय और तमाम प्रकार की चीज़ें। झगड़ा-वगड़ा खूब इसी समय लोग करते हैं बच्चे, ठीक है? मार-धाड़ करते हैं क्योंकि खून गर्म होता है इस समय। तो ये प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था होती है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। वृद्धावस्था के लक्षण बताइए। बताएँगे भाई सभी लोग। वृद्धावस्था के लक्षण। वृद्धावस्था मतलब कि समझ रहे हैं वृद्धावस्था का मतलब यानी कि जब व्यक्ति बुढ़ापे की ओर अग्रसर होता है, बूढ़ा हो जाता है, उसी को वृद्धावस्था कहते हैं, ठीक है? वृद्धावस्था को क्या बोलते हैं? एडल्टहुड बोलते हैं, ठीक है? तो वृद्धावस्था में शरीर का भार जो होता है वो कम होने लगता है, पहली बात। दूसरी बात, वसीय ऊतकों, तेल और श्वेत ग्रंथियों की सक्रियता घट जाती है जिससे त्वचा पतली हो जाती है, रूखी-सूखी हो जाती है और झुर्रीदार होकर के जगह-जगह से लटक जाती त्वचाएँ, ठीक है? जो गाँठ वगैरह होती, घुटने-टखने होते हैं उनमें ग्रीसिंग जो ग्रीस होता है, जो तैलीय पदार्थ होता है वो कम होने लगता है। इसके अलावा वृद्धावस्था में दाँत गिरने लगते हैं, दाँतों में संक्रमण होने लगता है, जिसके कारण दाँत निकलने लगते हैं उनके वृद्धावस्था के यानी बूढ़े लोगों के। इसके अलावा आयु वृद्धि के साथ-साथ हड्डियों का आकार और घनत्व भी सिकुड़ने लगता है, उनकी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, फ्रैक्चर जो है के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाते हैं, हड्डियाँ बहुत जल्दी टूट जाती हैं, मतलब कई कई प्रकार की बीमारियाँ होने लगती हैं। इसके अलावा मांसपेशियाँ आमतौर पर जो है कमज़ोर पड़ जाती हैं और इसके अलावा जो है ऐसे तमाम प्रकार की चीज़ें उत्पन्न हो जाती हैं उस समय चूँकि समन्वय, स्थिरता, संतुलन ये सब नहीं बना पाते हैं वृद्धावस्था के लोग, ठीक है? चाहे भाषा पर नियंत्रण रखने की बात हो या अन्य चीज़ों की बात हो। तो वृद्धावस्था के दौरान तमाम प्रकार की सिचुएशंस होती हैं जिसके कारण से अपना मानसिक संतुलन भी कभी-कभी जो है लोग खो देते हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 10वां प्रश्न है उत्तर प्रौढ़ावस्था के प्रमुख शारीरिक परिवर्तन बताइए। अच्छा वृद्धावस्था में आप देखते हैं लोग वृद्ध लोगों से बात भी नहीं करना चाहते हैं जो जवान लोग होते हैं, जो युवा अवस्था के लोग होते हैं वृद्ध लोगों से ज़्यादा बात नहीं करते हैं, अपने से समकालीन लोगों से बात करते हैं। तो वृद्धावस्था में अकेलेपन का बड़ा अनुभव होता है लोगों को। लोगों को लगता है कि अब मर जाना चाहिए हमको। तो ये चीज़ें जो है वृद्धावस्था को सबसे ज़्यादा खलती है जब वो अकेलेपन से ज़्यादा महसूस मतलब अकेलापन अपने आप को महसूस करते हैं। अगला प्रश्न है उत्तर प्रौढ़ावस्था के प्रमुख शारीरिक परिवर्तन बताएँ। उत्तर प्रौढ़ावस्था, ठीक है? एडोलेसेंस बोलते हैं प्रौढ़ावस्था को ध्यान रखेंगे। तो जो फिजिकल चेंजेस होते हैं जो है मेन फिजिकल चेंजेस ऑफ लेट एडल्टहुड तो उसके बारे में सॉरी एडोलेसेंस तो उसके बारे में बताएँ। तो पहली बात तो शारीरिक शक्ति में कमी आने लगती है उत्तर प्रौढ़ावस्था के बाद। दूसरी बात पाचन तंत्र शिथिल पड़ जाता है, भोजन को पचाने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इसके अलावा प्रत्येक व्यक्ति किसी न किसी रोग की चपेट में आ जाता है। इस अवस्था में कुछ सामान्य रोग होने लगते हैं लोगों में, जैसे कि बीपी बढ़ जाता है, घट जाता है, मधुमेह होता है, हृदय रोग होने लगते हैं, किडनी रोग, पाचन रोग, आमाशय रोग, तमाम प्रकार के रोग उत्तर प्रौढ़ावस्था में होने लगते हैं व्यक्तियों में। त्वचा पर झुर्रियाँ पड़ने लगती हैं, मांस कम होने से त्वचा ढीली होकर के लटकने लगती है, व्यक्ति की क्रियाशीलता बहुत कम हो जाती है। इस अवस्था में बाल तेज़ी से सफ़ेद होने लगते हैं, दाँत या तो टूट जाते हैं, संक्रमण से युक्त हो जाते हैं। यानी वृद्धावस्था की शुरुआती दौर या उत्तर प्रौढ़ावस्था, वृद्धावस्था ही मान सकते हैं एक प्रकार से वृद्धावस्था की शुरुआती दौर जो होता है, उसी को बोल सकते हैं आप ओल्ड एज या लेट एडोलेसेंस, ठीक है? मतलब वृद्धावस्था की जैसे 50 साल के ऊपर की एज आप मान सकते हैं इसको, ठीक है? आँखों में विकार आ जाता है, आँखों की जो तीव्रता या ज्योति होती है मंद हो जाती है।
कम नज़र आने लगता है, दूर की वस्तुएँ भी नहीं दिखती हैं, मोतियाबिंद वगैरह हो जाता है, कान प्रभावित होते हैं, कभी-कभी मतलब कि बहुत सारे लोग कम सुनने लगते हैं, ठीक है? सूँघने की शक्ति में भी कमी आ जाती है। तो ये सब जो है प्रमुख शारीरिक परिवर्तन होते हैं उत्तर प्रौढ़ावस्था के दौरान। आगे देखेंगे केवल 4 या 5 प्रश्न आपको करने हैं, ठीक है? कहाँ से? लघु उत्तरीय से, खंडवा से। 150 या 200 शब्दों में आपको लिखना होगा उत्तर। देखें, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, प्रौढ़ावस्था की 5 विशेषताएँ बताएँ। प्रौढ़ावस्था की 5 विशेषताएँ फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। प्रौढ़ावस्था किसे कहते हैं? बताइएगा। सॉरी। प्रौढ़ावस्था की 5 विशेषताएँ आपसे पूछी जा रही हैं, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपकी परीक्षा की दृष्टि से, ध्यान रखिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करते रहिएगा, चूँकि ऐसे ही प्रश्न आपकी परीक्षा में आते रहेंगे। ओके, बताइएगा। बताइए, मध्य प्रौढ़ावस्था की 5 विशेषताएँ बताएँ। इम्पोर्टेंट प्रश्न है। तो मध्य प्रौढ़ावस्था की कई विशेषताएँ हैं। मध्य प्रौढ़ावस्था को बोलते हैं मिडिल एडल्टहुड, ठीक है? तो मध्य प्रौढ़ावस्था के बारे में अगर मैं बताऊँ आपको, पहली बात तो जो मध्य प्रौढ़ावस्था का काल होता है, हरलाक महोदय ने 40 से 60 वर्ष की अवस्था को मध्य प्रौढ़ावस्था माना, ये बात ध्यान रखिएगा। तो 40 साल से लेकर के 60 साल की एज होती है, वो मध्य प्रौढ़ावस्था होती है। और 60 से लेकर के जब तक व्यक्ति मतलब वृद्धा जो होता है, वो वृद्धावस्था यानी कि मानी जाती है, उसके बाद में उत्तर प्रौढ़ावस्था बोल सकते हो। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था आपकी लगभग आप मान सकते हैं 30 से लेकर के आप जो भी एज मान सकें, ठीक है, 40 तक। तो जो मध्य प्रौढ़ावस्था होती है 40 से 60 वर्ष तक उन्होंने माना है हरलाक महोदय ने, ठीक है? और 3 भागों में बाँटा जा सकता है प्रौढ़ावस्था को, एक प्रारंभिक, एक द्वितीयक यानी एक मध्य और एक उत्तर प्रौढ़ावस्था, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। 19 से 40 वर्ष की जो अवस्था होती है, वो एक प्रकार से प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था बहुत सारे लोग उसको बताते हैं। तो अलग-अलग हिसाब से विद्वानों ने बताया। हालाँकि मध्य प्रौढ़ावस्था की बात करें, तो पहली विशेषता इसकी लिखेंगे कि मध्य प्रौढ़ावस्था काल में स्थिरता में मतलब कि मध्य प्रौढ़ावस्था में स्थिरता में वृद्धि होती है। विशेष रूप से यदि इसकी तुलना हम किशोरावस्था या प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था से करें, तो हमें स्थिरता स्पष्ट रूप से बढ़ी हुई नज़र आती है। मतलब कि यहाँ पर स्थायित्व आ जाता है। दूसरी बात विचारों में। इसके अलावा इस काल में लोग बहुत से शारीरिक परिवर्तनों का अनुभव करते हैं। इसके अलावा इस काल के चिन्ह हैं बालों में सफ़ेदी आना, गंजापन, झुर्रियाँ, दृष्टि दोष, कानों में से कम सुनाई देना, ये सब आने होने लगते हैं। इसके अलावा मध्य प्रौढ़ावस्था में सामान्यतः लोगों का भार जो होता है अधिक हो जाता है। इसके अलावा मध्य प्रौढ़ावस्था में व्यक्ति की शारीरिक क्षमता में कमी आ जाती है। लोग विभिन्न रोगों से ग्रसित हो जाते हैं, जैसे जोड़ों का दर्द, मधुमेह, बीपी, किडनी समस्या, हृदय समस्या, ये सब मध्य प्रौढ़ावस्था से ही शुरू हो जाते हैं। तो ये कई विशेषताएँ मैंने आपको बताई, ध्यान रखिएगा। 5 विशेषताएँ आप लिख दीजिएगा। अगला प्रश्न है, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में समायोजन की समस्या पर प्रकाश डालिए। प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में समायोजन की समस्या क्या होती है? तो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में समायोजन की समस्या आती है, बिल्कुल आती है। अर्ली एडल्टहुड में जो समस्या आती है समायोजन की, वो आती है। कौन-सी? क्योंकि पहली बात तो ये कि एक युवा जो होता है प्रौढ़ 5 प्रकार की समस्याओं से ग्रसित होता है। पहला क्या होता है, अपनी पहचान को लेकर के वो लगातार प्रयासरत रहता है। दूसरी बात, अस्थिरता उसके जीवन में बनी रहती है, उसको स्थिर होना चाहता है। तीसरी बात, स्वयं पर ध्यान केंद्रित करता है। चौथी बात, भावात्मकता उसमें होती है। इसके अलावा नवीन संभावनाएँ भी। ये 5 चीज़ें जो होती हैं, ये समस्याएँ उस समय लगातार होती रहती हैं। इसी को सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था का व्यक्ति होता है, वो करने का प्रयास करता है। दूसरी बात, प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था समायोजन का काल है, जिसमें युवा प्रौढ़ के समकक्ष या समक्ष समायोजन की नई चुनौतियाँ होती हैं। उन्हें पारिवारिक स्तर पर, व्यावसायिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर समायोजन करना पड़ता है हर एक चीज़ों में। इसके अलावा इस काल में युवा प्रौढ़ के समक्ष जीवन का नया पैटर्न, नई सामाजिक उम्मीदें, युवा प्रौढ़ नई भूमिका निभाने की इच्छा करता है। इसके अलावा इस काल में युवा प्रौढ़ अपने समाज, माता-पिता, भाई-बहनों आदि के प्रति अधिक उत्तरदायित्व का अनुभव करने लगता है। ठीक है कि भई हम
करेंगे तो भी खाना मिलेगा। इस तरीके से क्या होता है कि एक ज़िम्मेदारी आने लगती है। इसके अलावा इस अवस्था में जो युवा व्यक्ति होता है या जो प्रौढ़ व्यक्ति होता है, नवीन अभिवृत्तियाँ उसके अंदर नई-नई रुचियाँ उत्पन्न होने लगती हैं, एटीट्यूड, एप्टीट्यूड बदलने लगते हैं, नए मूल्यों के साथ नई भूमिका निभाने का प्रयास व्यक्ति करता है। कुल मिलाकर के प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में युवा प्रौढ़ के समक्ष कई प्रकार की समायोजन से रिलेटेड समस्याएँ आती हैं। उन्हें ना केवल पारिवारिक रूप से बल्कि कार्यक्षेत्र और समाज में अपनी पहचान बनानी होती है। लोगों को जो प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था के व्यक्ति होते हैं और समायोजन करना पड़ता है। तमाम प्रकार के मूल्यों से समझौता भी करना पड़ता है। तो ये होते हैं प्रारंभिक प्रौढ़ावस्था में समायोजन की समस्या। तीसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। प्रश्न है, नशीली दवाओं और शराब का किशोरों के विकास पर क्या प्रभाव पड़ता है? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। नशीली दवाओं और शराब का किशोरावस्था में क्या प्रभाव पड़ता है? बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, नशीली दवाओं और शराब का किशोरों पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। पहला प्रभाव क्या पड़ता है? पहला प्रभाव तो यही पड़ता है कि नशीली दवाओं और शराब का सेवन करने से या जो करने वाले जो किशोर होते हैं उनमें संवेगात्मक अस्थिरता पैदा हो जाती है। इमोशनल डेवलपमेंट उनका रुक जाता है। इमोशनल डेवलपमेंट जो होता है वो गड़बड़ा जाता है, बेकार हो जाता है। दूसरी बात, अ जो है नशीली दवाओं और शराब पीने से किशोरों में क्या होता है, किशोरों में कुंठा और आक्रामक व्यवहार उत्पन्न हो जाता है, लड़ाई झगड़े की भावना उत्पन्न होती है। इसके अलावा किशोर अपने परिवार, विद्यालय में सामाजिक समायोजन सही तरीके से नहीं कर पाता है। इसके अलावा नशीली वस्तुओं का सेवन करने से अनुशासनहीन व्यक्ति बन जाते हैं। इसके अलावा किशोरों का आत्मविश्वास कम हो जाता है। किशोर में या किशोर की वृद्धि और उसका मानसिक स्तर नीचे गिर जाता है। इसके अलावा कुछ किशोरों में आपराधिक प्रवृत्ति बढ़ जाती है, मादक द्रव्यों के सेवन से या नशीली दवाओं को खाने से। इसके अलावा ऐसे किशोरों का व्यवहार प्रायः आत्म केंद्रित हो जाता है, वो खुद के बारे में सोचते हैं, उत्तरदायित्व अपना भूल जाते हैं, ठीक है? इसके अलावा नशेबाजी के कारण से समाज विरोधी कार्य करने लगते हैं, सामाजिक प्रतिष्ठा उनकी खत्म हो जाती है। इसके अलावा ऐसे व्यक्ति झगड़ालू बन जाते हैं और आज्ञा पालन नहीं करते। कोई बड़ा व्यक्ति भी अगर उनसे कहता है कि भई ये करना चाहिए तुमको, ये करना, तो उनको भी गाली देते हैं, उनसे भी झगड़ा लड़ाई कर लेते हैं। इसके अलावा कुछ किशोर यौन अपराधी और चोर लुटेरे भी बन जाते हैं दारू-वारू पी करके। इसके अलावा उनका व्यवहार जो होता है, वो एकदम से बेकार हो जाता है, खराब हो जाता है। सबके साथ उनका जो संबंध होता है खराब कर लेते हैं वो दारू पीने के बाद में। दारू साथ-साथ हम देखते हैं कि जो दारू साथ-साथ भी पीते हैं 4-5 लोग जब साथ में दारू पीते हैं, तमाम प्रकार के लोग, तो आप देखते हैं शादी-ब्याह में दारू पी कर के लोग झगड़ा करते हैं, आपसे में झगड़ा कर लेते हैं। जो सतवे पिए दरोएगा उसके बाद में फिर आपसे में मार कर लिए, पटकी पटका कर लिए। तो ये सब क्या होता है, दारू पीने का ही इफ़ेक्ट होता है। तो किशोर लोग जो होते हैं आजकल के जो युवा लोग हैं दारू पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, तो ये सब जो होता है उनके स्वास्थ्य को तो खराब ही करता है। इसके अलावा सामाजिक और फिज़िकली सब कुछ डेवलपमेंट पर रोक लगा देता है वो। आगे देखो भैया, चौथा प्रश्न आपका स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न। दारू पिए वालन का तो कैटेगरी आप जानते हो वो। तमाम लोगन का देखत हो वो अपने आस-पड़ोस में दारू पियत हैं, खूब जमक के मार करते हैं पटक-पटक के घर में। ठीक है? तो ये का हुए? ये सब दारू पिए के नतीजा हुए ना, तो इसीलिए दारू-वारू नहीं पिए के चाहिए। अच्छा, दारू पीबो तो आजकल का होत है कि बियाहू कमावत हैं। दारू-वारू ना पियो, जो किशोर होए हो यानी कि अभी आप सब किशोर अवस्था से उभरे हो थोड़ा, तो ख़ास करके यह उम्र हो दारू-वारू पी के सीखे का और दारू छोड़े का, गलत काम छोड़े का, तो दारू-वारू संकल्प कइलो कि जीवन में पिए ही के नहीं है। टेस्ट करे के मन कहे तो कई लो एक आध घूंट, लेकिन तो पियो ना वैसे जैसे बद के पीन जात है जौन मेर पियत हैं और मार हुआ थी झमक के घर में। ब्याह हुआ नहीं हुआ जी दारू-वारू ज़्यादा पियत हैं ते। तो एका सब ना पियो। चलें, आगे देखो भैया, चौथा प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बालकों के भावात्मक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। यानी बालकों का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है उसको कौन-कौन सी चीज़ें प्रभावित करती हैं? बहुत सारी चीज़ें प्रभावित करती हैं उसको। बालकों का भावात्मक विकास जो होता है कई तत्वों पर निर्भर करता है, जिनमें से महत्वपूर्ण तत्व की अगर बात की जाए, तो पहला तत्व होता है शारीरिक स्वास्थ्य और विकास का भावात्मक विकास से रचनात्मक संबंध होता है। तो इस तरीके से जो है भावात्मक विकास जो होता है वो शारीरिक स्वास्थ्य पर डिपेंड करता है। शारीरिक स्वास्थ्य अगर आपका ठीक-ठाक होगा तो मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। दूसरी बात, भावात्मक रिश्ते मतलब भावात्मक स्वास्थ्य भी ठीक होगा। इमोशंस आपके ठीक होंगे। दूसरी बात, बुद्धि का समायोजन करने की योग्यता भी भावात्मक विकास को प्रभावित करती है। औसत से अधिक बुद्धिमान बालक अधिक भावात्मक अस्थिरता प्रदर्शित करते हैं। ठीक है? यानी जो ज़्यादा विद्वान हो जाते हैं उनमें उनकी भावात्मकता धीरे-धीरे खत्म होने लगती है। तीसरी बात,
परिवार का वातावरण और परिवार के सदस्यों के पारस्परिक संबंध भी भावात्मक विकास पर प्रभाव डालते हैं। इसके अलावा सामाजिक विकास और सहपाठियों या समकक्षों के समूह के संबंध भी भावात्मक विकास को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा सामाजिक वातावरण, पाठशाला यानी कि स्कूल, शिक्षक भी बालक के भावात्मक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके अलावा बालक के भावात्मक विकास पर आस-पड़ोस का, समुदाय का, समाज का, ये सब गहरा प्रभाव देखने को मिलता है उनके इमोशनल डेवलपमेंट में। इसके अलावा थकान भी व्यक्ति को भावात्मक रूप से असमान व्यवहार के लिए प्रेरित करती है। बालक के भावात्मक विकास के में बहुत इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, खास करके व्यक्ति की थकान मतलब उसमें रुकावट करता है। इसके अलावा अतिरिक्त सुरक्षा, लिंग भेद, जन्म कर्म मतलब कि तो ये जन्म का क्रम कि आपका कब जन्म हुआ है, कितने नंबर पर आप पैदा हुए, अपने माता-पिता की किस कौथी संतान है। तो ये सब डिपेंड करता है आपका जो इमोशनल डेवलपमेंट होगा कैसे होगा। माता-पिता की आकांक्षाएँ, ये तमाम प्रकार के तत्व होते हैं जो प्रभावित करते हैं इमोशनल डेवलपमेंट को, भावात्मक विकास को। तो ये सब प्रभावित करने वाले कई सारे फैक्टर मैंने आपको बता दिए। 5वां क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार बताइए। बढ़िया प्रश्न है। शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार के बारे में बताएं। ये इम्पोर्टेंट प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। शैशवावस्था के कई सारे सामाजिक व्यवहार हैं। मेंशन द स्पेशल सोशल बिहेवियर इन ऑफ इन्फेंसी। तो इन्फेंसी के बारे में अगर बात की जाए तो स्पेशल जो सोशल बिहेवियर है इन्फेंसी के, पहला है ईर्ष्या। शैशवावस्था में ईर्ष्या खूब होती है, ठीक है। बच्चों में ईर्ष्या के भाव खास करके 9वें महीने से लेकर के बच्चे के और 12 महीने के बीच में आप देखते हैं, ये जो अवधि है इसमें ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होते हैं। किसी-किसी बच्चों में 9 महीने का हो जाता है बच्चा, तभी से ईर्ष्या के भाव उत्पन्न होने लगते हैं। किसी-किसी बच्चे में 10, किसी-किसी में 11, किसी-किसी 12, यानी कि जो है कम से कम 9वें महीने से और अधिक से अधिक 12वें महीने तक ईर्ष्या के भाव बच्चे के अंदर आ जाते हैं। ईर्ष्या बच्चों में उस समय देखी जाती है जब वह खिलौनों के लिए झगड़ते हैं। आप किसी का खिलौना किसी को दो, उसके अंदर उसका खिलौना छीन करके दूसरा बालक बैठा उसको दे दो, तो आप देखिए कैसे रोने लगता है, ईर्ष्या करता है, ठीक है। तो या किसी बच्चे बालक से कहो कि भई जो है ये खिलौना उनको दे दो, टॉफ़ी ला करके उसको एक बच्चे को दोगे, दूसरे को नहीं दोगे तो देखिए वो रोने लगेगा तुरंत। वो फिर उसी की टॉफ़ी छोड़ करके आप उसको दूसरे को दे देंगे तो वो रोने लगेगा। तो इस तरीके से क्या होता है, ईर्ष्या की भावना वहीं से जागृत होने लगती है। दूसरी बात, अनुकरण। ये भी शैशवावस्था के कुछ सामाजिक व्यवहार होते हैं। अनुकरण, अनुकरण मतलब क्या होता है, इमिटेशन। इमिटेशन का मतलब क्या होता है, बच्चा पहले मुख आकृतियों के द्वारा, हाव भाव के द्वारा, फिर भाषा के द्वारा, फिर संपूर्ण व्यवहार प्रतिमान का अनुकरण करना सीखता है। जैसे पहले आप कैसे जो है कि कोई चीज़ को मांगते हैं इशारा करके, तो बच्चा धीरे धीरे सीखता है, ठीक है। तो अनुकरण करता है वो, हम जो जैसा हम आप करते हैं वैसा बच्चा भी करता है, यानी अनुकरण भी वो करता है, ठीक है। तो धीरे-धीरे वो बालक जो होता है वो सामाजिक प्राणी बनने लगता है, जैविक प्राणी से। जब वो हम लोगों को देखता है समाज में रह कर के तमाम प्रकार की चीज़ जो हम करते हैं, वही वो भी करने का प्रयास करता है, ये अनुकरण होता है। तीसरी बात, अवरोधी व्यवहार करता है, ठीक है? रेसिस्टेंट बिहेवियर करता है। बालक में 1 वर्ष की अवस्था में यह व्यवहार दिखाई पड़ता है, मतलब अवरोधी व्यवहार। वह रो करके, अपने शरीर को कड़ा करके आप देखते हैं व्यवहार प्रकट करता है। जब कभी बच्चों को मतलब कि कोई चीज़ आप कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा है, या तो रोने लगते हैं वो बच्चे जब अच्छा नहीं लगता उनको, या आप उनको मार दो तो रोने लगते हैं, या मारो नहीं भी आप कुछ उनको डाँट दो या तेज़ बोल दो या आप उसकी टॉफ़ी छीन लो तो रोने लगते हैं, अपने शरीर को कड़ा कर लेते हैं, ठीक है? ऐसे मुँह फुला लेते हैं। तो ये सब क्या होता है? ये सब होते हैं अवरोधी व्यवहार, ठीक है? इसके अलावा जो इसका भी विकास होता है, इसके अलावा ध्यान आकर्षित करना, ये भी एक शैशवावस्था का विशिष्ट सामाजिक व्यवहार है। अटेंशन सीकिंग, क्योंकि दूसरे वर्ष के आरंभ तक आप देखते हैं जब बच्चा 2 साल का लगभग होता है, शुरुआती दौर में 2 साल के, बच्चा वयस्क व्यक्तियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए कुछ विशेष ढंग से आवाज़ निकालता है, हँसता है, खिलखिलाता है, दौड़ता है और मतलब कि मौज लेता है, वो भी हँसता खिलखिलाता है ताकि वो जो युवा लोग हैं या फिर जो मतलब कि ऐसे मान लीजिए छोटे बच्चे वो बड़े लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए तमाम प्रकार की आवाज़ें निकालते हैं कि हमको खिलाएँ ये, जो है हमारे साथ जो है हमको लेकर के घूमें, ऐसे इसके लिए, ठीक है? इसके अलावा आश्रितता यानी कि डिपेंडेंसी, क्योंकि बच्चा जो होता है वो अकेला जब उसको आप छोड़ देंगे तो रोने लगेगा। अगर बच्चे के साथ आप सभी लोग रहेंगे, कई लोग रहेंगे, एक भी लोग रहोगे बच्चों के साथ, तो बच्चे जो होंगे वो हँसने लगेंगे। आप बच्चे को गोदी में ले रखो तो जो है आपके गोदी से चिपक जाएगा और चुप हो जाएगा, रोएगा नहीं। लेकिन जब आप उसी बच्चे को आप अकेले छोड़ दो तो बच्चा रोने लगेगा।
तो इसीलिए आश्रितता होती है, बच्चे की जितनी अधिक देखभाल की जाएगी, उसमें एक प्रकार से उतने ज़्यादा आश्रितता के गुण पाए जाएँगे और वो अच्छे तरीके से उसका विकास होगा। इसके अलावा सहयोग यानी कोऑपरेशन की बात। आप देखें 1.5 साल का बच्चा 1.5 साल की अवस्था में बच्चे में सहयोग के गुण दिखलाई देने लगते हैं। 1.5 साल का बच्चा होगा तो वो उसमें सहयोग की भावना दिखाई पड़ने लगती है। इसके अलावा 7वीं बात शर्मीलापन भी बच्चों में आ जाता है। आप देखेंगे बालक जब लगभग 1-2 साल का हो जाता है उसमें शर्म के लक्षण दिखाई पड़ने लगते हैं। कोई चीज़ अब आप देखेंगे कि मल-मूत्र त्याग करने की बात होगी तो भी उसमें शर्म लगेगी बच्चों को, ठीक है? तो वो शर्माने लगता है बच्चा इतने समय से। तो ये होता है शैशवावस्था के कुछ विशिष्ट सामाजिक व्यवहार जो कि मैंने आपको बताया। क्लियर? आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा प्रश्न है गर्भवती स्त्री के 3 प्रमुख लक्षण बताइए। गर्भवती स्त्री के 3 प्रमुख लक्षण क्या होते हैं भई? 3 प्रमुख लक्षण की अगर बात करें गर्भवती स्त्री के, तो पहला लक्षण तो आप जानते ही होंगे। क्या होता है पहला लक्षण? मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाता है इस समय, गर्भवती स्त्री जब होती है तो, ठीक है? मासिक धर्म का बंद होना गर्भावस्था का प्रमुख लक्षण है, परंतु वे स्त्रियाँ जिसका मासिक धर्म प्रायः अनियमित रहता है, उनके मासिक धर्म बंद होने का कारण गर्भ के अतिरिक्त कोई अन्य आंतरिक खराबी भी हो सकती है। तो लेकिन गर्भावस्था के दौरान ख़ास करके एक मतलब ये होता है कि भई मासिक धर्म जो होता है वो बंद हो जाए, पीरियड्स आने जो है बंद हो जाते हैं। 2 माह तक मासिक धर्म ना हो, तो गर्भ रहने की पूर्ण संभावना रहती है, उसका डॉक्टर से परीक्षण करवा लेना चाहिए, ठीक है? जब 2 महीना तक लगातार जो है अगर जो है जो पीरियड्स होते हैं वो ना आए तो इसका मतलब कि आप एक बार चेकअप करवा लें। ठीक, तो ये पहला लक्षण। दूसरा लक्षण होता है प्रातःकाल जी मिचलाना, यानी कि गर्भावस्था का दूसरा लक्षण जो होता है, वो गर्भावस्था में जब स्त्रियाँ होती तो जब सुबह उठती हैं तो उनको उल्टी आती है या ऐसा महसूस करती हैं कि उनको उल्टी होने वाली है या होगी, ठीक है? तो ये जो होता है ये भी गर्भावस्था का ही लक्षण है। आपको बता दूँ कि जो है यह शिकायत प्रथम मासिक धर्म बंद होने से 7 या 10 दिन के बाद में शुरू होकर के 4 से 5 महीने तक रहती है। आवश्यक नहीं कि यह शिकायत प्रत्येक गर्भवती स्त्री में हो, लेकिन जिन स्त्रियों को इस प्रकार की शिकायत हो, उन्हें प्रातः बिस्तर से उठने से पहले 1-2 बिस्किट जो है या ब्रेड खा लेनी चाहिए। उन्हें एक समय में अधिक भोजन नहीं करवाना चाहिए, इससे दिक्कत हो सकती है। तो इस तरीके से कई प्रकार की चीज़ें ये देखने को मिलती हैं। तीसरा जो लक्षण होता है सबसे इम्पोर्टेंट, वो होता है बार-बार पेशाब आती है, ठीक है? गर्भावस्था का तीसरा लक्षण ये है, क्लियर? तो इस तरीके से ये 3 लक्षण होते हैं, जो कि गर्भवती स्त्री में देखने को मिलते हैं। 7वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, विकास के प्रमुख नियम और सिद्धांत बताइए। विकास के प्रमुख नियम क्या हैं और प्रमुख सिद्धांत क्या हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। विकास के प्रमुख सिद्धांत या नियम की बात की जाए, तो सिद्धांत और नियम जो होते हैं, एक ही बात आप समझ सकते हैं। तो विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, लगातार होता रहता है, जिसमें कई नियम, कई सिद्धांत होते हैं, उनके अनुसार बालक में शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक तमाम प्रकार के परिवर्तन होते रहते हैं। पहली तो बात तो विकास अवस्थाओं के द्वारा अग्रसर होता है। दूसरी बात विकास की परिपक्वता एवं अधिगम का परिणाम होता है। जैसे-जैसे बच्चा परिपक्व होता है, सीखता जाता है, अधिगम माने सीखना। जैसे-जैसे कुछ सीखता जाता है वैसे-वैसे उसके जो है विकास में परिवर्तन होता जाता है, उसके शरीर में, उसके रुचि में, हर एक चीज़ में। इसके अलावा विकास प्रतिमानों की भविष्यवाणी संभव है। इसके अलावा विकास का एक निश्चित क्रम या प्रतिरूप होता है। इसके अलावा विकास जो होता है वो सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले आप कुछ नहीं जानेंगे, फिर धीरे-धीरे करके जैसे-जैसे आपका विकास होगा तो आप कुछ थोड़ा बहुत जानने लगेंगे। आप पहले छोटे रहेंगे तो बड़े हो जाएँगे। ऐसे तमाम प्रकार के विकास होंगे। इसके अलावा विकास की अगर बात की तो विकास प्रतिमानों में संतुलन और असंतुलन दोनों ही पहले पाए जाते हैं। इसके अलावा विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इसके अलावा विकास की गतियाँ भिन्न-भिन्न या असमान होती हैं। आप देखेंगे तो किसी दूसरे बच्चे में विकास हो सकता है तेज़ गति से हो, किसी में धीमे गति से हो, किसी में मंद गति से हो। ऐसे कई प्रकार के हो सकते हैं। इसके अलावा विकास की अगर बात की जाए, विकास के भिन्न-भिन्न क्षेत्रों में कुछ न कुछ सहसंबंध होते हैं। इसके अलावा बालक के विकास प्रतिमानों में व्यक्तिक भिन्नताएँ देखने को मिलती हैं। विकास प्रतिमानों में स्थिरता पाई जाती है। प्रत्येक विकास अवस्था के स्वाभाविक लक्षण होते हैं अपने-अपने। शैशवावस्था में कैसा विकास होगा, बाल्यावस्था में कैसा होगा, प्रौढ़ावस्था में कैसा होगा, किशोरावस्था में कैसा होगा, युवावस्था में कैसा होगा, तमाम प्रकार के अवस्थाओं में जो विकास होता है, शारीरिक विकास कैसा होगा, मानसिक कैसा होगा, ये सब अलग-अलग होता है अलग-अलग बच्चों में। ये भी होता है विकास के ये सब सिद्धांत हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है 8वां नंबर प्रश्न है, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का वर्णन कीजिए। मानव विकास को कौन-कौन से तत्व हैं जो प्रभावित करते हैं? फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है? बताइएगा। तो विकास की अगर बात की है तो विकास को कई सारे तत्व प्रभावित करते हैं।
यानी कि डिस्क्राइब द एलिमेंट्स विच अफेक्ट द डेवलपमेंट। तो बाल विकास पर लिंग भेद का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। सबसे पहली बात, लिंग भेद का पर्याप्त प्रभाव पड़ता है। लड़का है तो उसका विकास दूसरे तरीके से होगा, लड़की तो दूसरे तरीके से होगा। यौन भेदों का प्रभाव शारीरिक और मानसिक दोनों ही होता है। ठीक है। दूसरी बात, बुद्धि भी एक प्रकार का महत्वपूर्ण कारक है जो बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। ठीक है। तो ये होता है मानव विकास। मानव विकास की अगर बात करें तो जो है इसमें खास करके शारीरिक और मानसिक विकास प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों तरीके से होता है, दोनों कारकों को प्रभावित करता है। तीसरी बात, जो बालक को मतलब कि विकास को प्रभावित करने वाले, मानव विकास को प्रभावित करने वाले तत्व हैं, उनमें आता है बालक के शरीर की जो अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं, वो भी कहीं ना कहीं पे उसके शारीरिक मानसिक विकास एवं व्यवहार को प्रभावित करती हैं वो भी। इसके अलावा चौथा तत्व है शारीरिक रोग। शारीरिक रोग जो होता है वो भी विकास को प्रभावित करता है, क्योंकि बाल्यावस्था से गंभीर बीमारी बालक के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को खराब करती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो बालक का पारिवारिक और सामाजिक वातावरण भी उसके विकास को पर्याप्त प्रभावित करता है। इसके अलावा प्रजातीय भिन्नता जो होती है वो भी बाल विकास पर प्रभाव डालती है। आप किस प्रजाति से हैं, तो वो भी, चूंकि अलग अलग प्रजातियों के बालकों का विकास, बुद्धि का विकास, भाषा का विकास, शारीरिक विकास अलग अलग तरीके से होता है। ठीक है। इसके अलावा जैसे आप देखेंगे कि जो दक्षिण अफ्रीका के या फिर जो अफ्रीकन कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो काले होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं खूब ज़्यादा। जो एक प्रकार से यूरोपीय कंट्रीज़ के लोग होते हैं वो भी लंबे चौड़े होते हैं काफ़ी। इसी तरीके से भारत के लोग अलग दूसरे थोड़ा सामान्य होते हैं। चाइना के लोग आप देखिए छोटे कद के होते हैं, एकदम पीले-पीले होते हैं। तो इस तरीके से, ठीक है? तो प्रजातीय भिन्नता का भी बाल विकास पर प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा शुद्ध वायु और प्रकाश भी बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को प्रभावित करते हैं। शुद्ध वायु मिलेगी तो दूसरे तरीके से होगा, अगर अशुद्ध वायु मिलेगी तो विकास दूसरे तरीके से होगा। इसके अलावा माता का आहार गर्भकालीन अवस्था के शिशु के विकास को प्रभावित करता है। बालक स्वयं जो आहार ग्रहण करता है उसका भी विकास पर प्रभाव पड़ता है। जब आप गर्भकालीन दौरान जो माता खाती पीती है, अगर आपकी माताजी ने खूब खाया पिया होगा तो आपका शरीर ठीक-ठाक होगा, मतलब कि जन्म के बाद में तुरंत। लेकिन अगर माता ही दुबली-पतली रहेंगी तो बच्चा भी दुबला-पतला ही होगा। या ऐसे बोलें कि वो अगर उस दौरान गर्भावस्था के दौरान उन्होंने ज़्यादा तरीके से नहीं खाया होगा, उसका प्रभाव पड़ता है। इसके अलावा आप देखते हैं समाज का सांस्कृतिक वातावरण और विद्यालय का वातावरण भी बालक के विकास को खूब ज़्यादा प्रभावित करता है। ये तमाम प्रकार के फैक्टर हैं जो कि प्रभावित करते हैं मानव विकास को, ये बात ध्यान रखिएगा। ओके, तो इस तरीके से आपने लघु उत्तरीय प्रश्नों को समझा। आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से आप देखेंगे। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न खंड सा में पूछे जाते हैं। केवल 2 प्रश्न आपको करने हैं। 450 शब्दों में 1 प्रश्न का उत्तर देना है। ये बात ध्यान रखिएगा। 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे, इनमें से केवल 2 प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न, गर्भकालीन विकास का अर्थ बता करके इसकी विभिन्न अवस्थाएं बताइए। बढ़िया प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता रहा है। ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को, ठीक है? ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आते हैं। ओके, ये बात ध्यान रखिएगा। ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं तो इनको आप बहुत बड़े ही आसानी से तैयार कर लीजिएगा। ये प्रश्न हो सकता है परीक्षा में आपके आ जाए, ठीक है? गर्भकालीन विकास का जो है गर्भकालीन विकास क्या होता है? गर्भकालीन विकास के जो है इसके बारे में अगर बताऊँ तो 3 अवस्थाएँ होती हैं गर्भकालीन विकास की। पहली होती है डिम्बावस्था या जिसको बीजावस्था बोलते हैं। ये एक प्रकार से ये अवस्था होती है, यानी कि लगभग आप देखते 2 सप्ताह तक चलती है जन्म से, मतलब कि जब निषेचन होता है गर्भाधान की प्रक्रिया से 2 सप्ताह तक जो होता है डिम्बावस्था या बीजावस्था होती है। ठीक है। दूसरी अवस्था जो होती है वो होती है पिंडावस्था या इसी को भ्रूणावस्था कहते हैं। गर्भाधान के 2 सप्ताह के बाद से लेकर के 10 सप्ताह तक का जो विकास होता है गर्भ के अंदर, उसी को भ्रूणावस्था कहते हैं। ठीक है। और तीसरी जो अवस्था होती है गर्भकालीन विकास की, वो होती है गर्भस्थ शिशु की अवस्था। ये दूसरे महीने से के बाद से शुरू होती है और जब तक बच्चा जन्म नहीं ले लेता तब तक चलती रहती है। 3 अवस्थाएं होती है गर्भकालीन विकास में, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा क्वेश्चन से, किशोरावस्था समस्यात्मक आयु है, इस कथन का विश्लेषण कीजिए। तो किशोरावस्था में जब मैं पढ़ा रहा था तो विस्तार से मैंने आपको बताया होगा। किशोरावस्था बिल्कुल समस्यात्मक आयु है, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस पर ये बढ़िया प्रश्न परीक्षा में आ सकता है। अगला क्वेश्चन से, बाल्यावस्था जीवन का निर्माणकारी काल है, इस संदर्भ में बाल्यावस्था का महत्व बताइए। बिल्कुल निर्माणकारी काल है, इसके बारे में आप पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, संक्षिप्त पर टिप्पणी करें तो स्तन त्याजन क्या होता है? स्तन त्यागन, स्तन त्यागन यानी बच्चा जब जो एक प्रकार से माता का स्तन त्याग करता है, मतलब दूध पीना छोड़ता है, तो स्तन त्याजन उस अवस्था को कहते हैं जब माता अपने शिशु को अपना दूध पिलाना बंद कर देती है। ठीक है।
ये कई कारणों से होता है। पहली बात तो स्तन त्याजन एकदम नहीं करना चाहिए या कराना चाहिए, जिससे शिशु के संवेगों पर बुरा प्रभाव पड़ता है। धीरे-धीरे करके स्तनपान को छुड़ाना चाहिए। दूसरी बात, उसकी पाचन क्रिया में विकार उत्पन्न होने की संभावना रहती है, इसके बाद में, स्तन त्याजन के बाद में। तीसरी बात, प्रारंभ में गाय के दूध में पानी मिलाकर मतलब कि पानी मिला कर के शिशु को पिलाना चाहिए। जब स्तन को त्यागा जाए, माता के दूध को पीना बंद करे बच्चा, तो गाय का दूध पिलाएँ और पानी मिला करके, पतला दूध करके। इसके अलावा छठे 7वें महीने से बालक को हल्के भोज्य पदार्थ देना आरंभ कर दें। इसके अलावा शिशु की पाचन क्रिया ठीक रखने के लिए उसे कब्ज़ से बचाना चाहिए। इसके लिए उसे फलों और सब्जियों का रस, मछली का तेल, ये सब भी देना चाहिए। तो ये सब एक प्रकार से स्तन त्याजन की अवस्था में के दौरान होना चाहिए। स्तन त्याजन के बाद शिशु के आहार की अगर बात करें, तो शिशु के आहार में आप देखते हैं जैसे दलिया, साबूदाना, सूजी, खीर, शहद, सूखे फल, इस तरीके के जो है बच्चों को ऊर्जा देने के लिए देने चाहिए। इसके अलावा आप देखते हैं और भी तमाम प्रकार के चीज़ें, जैसे कि मैंने बताया आपको मतलब सूप, खिचड़ी, साबूदाना, खिचड़ी, फलों का जूस, सब्जियों का सूप, ठीक है? ये सब देना चाहिए और शिशु को गाय का दूध पतला करके पिलाना चाहिए। तो ये तमाम मसल करके आहार देना चाहिए। तो ये सब स्तन त्यागन के बाद शिशु का आहार होना चाहिए। स्तनपान से क्या लाभ है, इसको तो मैंने बता ही दिया था शुरुआत में ही। तो इस तरीके से आप लोगों को समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़ें, ठीक है? तो इस तरीके से आप इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ओके, धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। गुड नाइट, आई लव यू। बहुत-बहुत धन्यवाद।